एक अलग हमारे पास सूरज और चांद है जो हमसे संभाले नहीं संभालते। 14 चांद वाले जुपिटर की हमने कभी यात्रा ही नहीं की, तो हम क्या बताएंगे। पर थोड़ी देर का साथ साथ कहाँ होता है। सारे किस्से अपनी ही बात इतनी कहनी होती है कि पूछने का अवकाश ही नहीं मिलता। रूमा मामी माँ को भी और खुद दीप्ति को। उसने अपनी सोच को उदार बनाकर सोचा था। नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्फगोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की विशिष्ट कथाकार पंखुरी सिन्हा। पंखुरी सिन्हा के 2 कहानी संग्रह ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं, कोई भी दिन और किस्साए कोहिनूर। इन दोनों कहानी संग्रहों के अलावा इनके 5 कविता संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं और 2 कविता संग्रह अंग्रेजी में। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पंखुरी जी का। उन्होंने देशज का आग्रह स्वीकार किया और कहानी सुनाने आई। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और देशज के इस आयोजन को बहुत धन्यवाद। आपके निमंत्रण के लिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस कहानी श्रृंखला का हिस्सा बनी। कहानी का शीर्षक है नत नैना नयन तारा आमा। ये कहानी पहल में आई थी, पहल 87 में, और ये मुझे लगता है कि ये 2006-07 के आसपास की बात है। और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ एक बार फिर। इसका शीर्षक है नत नैना नयन तारा आमा। संध्या 5 बजे सत्यनारायण भगवान की कथा थी। दीप्ति ने आईने के सामने बैठकर सोचा, उन्हीं सत्यनारायण भगवान की जिनकी जाने से पहले भी कही गई थी। वही सत्यनारायण भगवान जो लीलावती और कलावती से नाराज हो गए थे। लीलावती और कलावती द्वारा अपने प्रसाद की उपेक्षा देखकर उन्होंने, हमारे सत्यनारायण भगवान ने, कलावती के पति की नाव को उसके पति समेत जल में डुबो दिया था। उन्हीं सत्यनारायण भगवान की वही कथा थी। वही मोहल्ला फिर से निमंत्रित था। पर यह कैसे भगवान की कैसी कथा थी। यह कौन सा ईश्वरत्व हुआ। आराधना का नियम भंग हो जाए तो ईश्वर प्रियजन की हत्या ही करा दे। पर यह सब उसे नहीं सोचना चाहिए। दीप्ति ने पुनः सोचा, जीवन हरना और पुनर्जीवित करना ईश्वर की लीला है। सोचकर उसे समझा नहीं जा सकता। पर यह सोचने से उसका वह सोचना रुका नहीं। प्रसाद का विस्मरण क्या इतना बड़ा अपराध है। ईश्वर तो आशुतोष है। उसका ऐसा किसी बात के लिए इतना क्रुद्ध हो जाना क्या ईश्वरीय आचरण है। और उसी कथा को बार बार सुनना। बस बहुत सोच लिया उसने। दीप्ति ने फिर सोचा, यह सब सोचने की ईश्वर की आज्ञा नहीं। Thus far and no further, उसका आदेश था। जब जॉब ने उद्वेलित होकर पूछा था, आखिर ऐसा क्यों। दीप्ति ने फर्दर आईने में झुककर अपना चेहरा करीब से देखा। चेहरे में कुछ भी दीप्त नहीं दिखा। बड़ी आंखों के नीचे स्याह गड्ढे और बड़े दिखाई दिए। डर लगा कि मन कहीं और उदास न हो जाए। रोंगटा फर्शाई हुई छे ना दीदी। रूमा मामी माँ ने ठोड़ी को अपनी तर्जनी से हल्का सा ऊपर उठाकर दाएं बाएं घुमाकर पूछा था या कहा था, दीप्ति तय नहीं कर पाई थी। जहां उन्होंने अपनी तर्जनी रखी थी, बचपन में पत्थर के चुभे हुए का बारीक कटा हुआ सा निशान था।
यह निशान दीप्ति ने खुद को देखती हर आंख में देखा था। दीप्ति को यह निशान बहुत प्रिय था। मामी माँ की चौड़ी तर्जनी पूरी तरह छोटे से निशान पर आच्छादित थी। नजरें नीची रहें तो अच्छा है, दीप्ति ने सोचा था, पर नजरें उसकी अवज्ञा करती हुई सीधी मामी माँ के चेहरे पर टिक गई थी। गहरे गंदूमी रंग की खुरदुरी त्वचा की एक नाक, दो आंखों वाला चेहरा। यहां वहां कभी अतीत की किसी जवानी में निकले फुंसियों के दाग, मोटी भोथी गदली तर्जनी पर सांस का तक। अमूमन यह तर्जनी एकदम काली काली ठोड़ी छूने की अभ्यस्त होगी। यदि शास्त्रों में पति की ठोड़ी छूना वर्जित न हुआ तो। दिलीप मामा का घना काला रंग देखते देखते मामी माँ की आंखें धुआं गई होंगी। अब आंखों की रोशनी के लिए वे अपनी तर्जनी से ठोड़ियां छाट छाट कर खूब गौर वर्णी एक बहू ले आएंगी। अच्छा, मान लीजिए कि दीप्ति की फिर से शादी होनी हो तो उसे देखने आने वाले क्या कहेंगे? या अगर अखबार में उसकी सूरत का इश्तहार देना हो तो क्या लिखा जाए? छी, सोच कर भी वह अपनी सोच नहीं रोक पाती। और तो और यह कैसी काली गोरी की उसकी भी सोच है। उसकी इस काली गोरी सोच को रूमा मामी माँ की तर्जनी को, अखबारों में छपने वाले वैवाहिक इश्तहारों को, बल्कि इस देश को एक मार्टिन लूथर किंग की सख्त जरूरत है। मोयलाई होए छे कि माँ ने कहा था, देवातोष की माँ ने। हाँ, मैं धूप में खूब चलती हूँ, दीप्ति ने बहुत हुआ मेरा मूल्यांकन वाले भाव से कहा था। धूप में चलना बहुत पसंद है मुझे, वह कहती गई थी। काले गोरे की मुझे परवाह है, वह कहते कहते रुक गई थी। परवाह थी पर धूप में चलने से कम। रूमा मामी माँ की तर्जनी उसकी ठोड़ी से उतरकर अपने शॉल के खेमे में विलुप्त हो गई थी। दीप्ति मुस्कुराई थी पर उसकी मुस्कुराहट पुत्र वधूवत नहीं हो पाई थी। वहां धूप निकलती है? पूछने में जिज्ञासा रही होगी अवश्य, पर तर्जनी से आंकने का भाव आंखों में आ गया था। धूप में चलना? पता नहीं सच भी कहती है या नहीं। कौतूहल था कल रिंकी के साथ जुटे बॉल मांगने आए पड़ोस के बाल दल। वहां भी सूरज निकलता है? हाँ, दिन में। अरे दिन में नहीं बुद्धू, सुबह। हाँ सुबह, हाँ सुबह। फिर शाम हो जाती है? हो जाती है। फिर रात? हाँ रात। फिर सुबह? हाँ सुबह। हाँ हाँ, दुनिया गोल है, धरती की सतह पर मिट्टी है, पेड़ हमेशा आकाश की ओर बढ़ते हैं और आकाश का रंग नीला है। मात्र एक अदद हमारे पास सूरज और चांद है जो हमसे संभाले नहीं संभलते। 14 चांद वाले जुपिटर की हमने कभी यात्रा ही नहीं की तो हम क्या बताएंगे। पर थोड़ी देर का साथ साथ कहाँ होता है। थोड़ी देर रिंकी के साथ बॉल खेलने से ये बच्चे उसके साथ नहीं हो जाते। बस इनमें हमेशा वह अलग रहती है। क्या जैसा कि वह कह रही है वह सचमुच चली जाएगी? खैर, वहां धूप निकलती है या नहीं, रूमा मामी माँ अविश्वास से पूछकर खड़ी थी। उसने पहले ही कह दिया था धूप पे चलती है, तो अब धूप निकलती है या नहीं का नया क्या उत्तर दे। फिर भी हाँ निकलती है, दीप्ति ने कहा। अच्छा, कितने दिन? कई दिन। गर्मियों में अलग 2.5 महीने। 2.5 महीने? लेकिन ठंड ज्यादा नहीं होती? हाँ, मतलब जैसा कि हम अखबार में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं। जी,
हमें अपने ही सारे किस्से, अपनी ही बात इतनी कहनी होती है कि पूछने का अवकाश ही नहीं मिलता। रूमा मामी माँ को भी और खुद दीप्ति को। उसने अपनी सोच को उदार बनाकर सोचा था तब। अभी जब वह रूमा मामी माँ से निपटकर आईने के सामने बैठी है तो अपनी तरफदारी करने की उसकी इच्छा हो रही है। रिश्तेदारों की जमघट है और सारे सवाल उसी से, और जवाब अभी पूरा हुआ नहीं कि फिर अपना ही निर्णय सुना दिया। अरे भाई, तो पूछा ही क्यों था? गत सप्ताह की बात है, उसी सप्ताह की जब दीप्ति और देवातोष आए थे। उन्हें आए 2 ही दिन या बमुश्किल 3 दिन हुए होंगे। अपराह्न में एक कमरे में जुटकर अलसाए हुए किस्से कहानियों का दौर चल रहा था। वक्ता दीप्ति ही थी, क्योंकि पिताजी ने उसी से यह कैसा है वह कैसा है का छटपुट सवाल किया था। देवातोष पिताजी का ब्लड प्रेशर जांचने के लिए ब्लड प्रेशर जांचने वाली मशीन को संजो रहा था। अचानक बीच में एकदम अधीर होकर पिताजी ने गर्जना की, वे हमसे धनी होंगे जरूर, पर बुद्धिमान कम है। मैं गरीब हूं, पर मेरे पास अधिक बुद्धि है। हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। पिताजी ने ओज से ओतप्रोत होकर ऐसे लयबद्ध स्वर में कहा था कि लगा था आकाशवाणी हुई। दीप्ति की पहली प्रतिक्रिया थी कि वह कहे कि हम बुद्धिमान हो या हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि अन्य बुद्धिहीन हो, पर यह कहना आकाशवाणी का खंडन करना होता, और आकाशवाणी का खंडन जघन्य अपराध है। इसीलिए जी हां, उसने कमरे की मनस्थिति के अनुरूप कहा। अखबार में एक सर्वे का परिणाम छपा था। किस अखबार में? जो अखबार हम वहां लेते हैं। अच्छा, वहां के अखबार में? जी, कुछ स्कूली बच्चों के बीच सर्वे किया गया था, उसी का परिणाम छपा था। तो 40 या 50 या हो सकता है 60% विश्व के मानचित्र में इराक नहीं लोकेट कर पाए थे। आजकल तो वहां सारी चर्चा इराक को ही लेकर हो रही है। अरे हाँ हाँ जी, और कुछ ऐसी ही संख्या में बच्चे रूस को भी लोकेट नहीं कर पाए थे। लेकिन हद यह थी कि 10% बच्चे विश्व के नक्शे में खुद अमेरिका नहीं ढूंढ पाए थे। कहते हुए दीप्ति भी हंसने लगी थी। सारे कमरे में आह्लाद फैल गया था। पिताजी तो खुशी से उछल ही पड़े। देखिए देखिए, मैं कहता था ना, मेरी बहू भी मेरी ही बात कह रही है। और जहां तक इराक का सवाल है, अमेरिका पूरे विश्व को नियंत्रित करना चाहता है। कौन कहां राज्य करे यह वह तय करे। क्या यह उचित है? और लादेन को भी तो अमेरिका ने ही तैयार किया रूस के खिलाफ। पिताजी में अद्भुत वीर रस का संचार हो चुका था। वह अमेरिकी विदेश नीति बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद पर काफी कुछ बोलने को उद्यत हो रहे थे। देवातोष मशीन की सील खोलकर उसमें बैटरी डालकर उसे मापने के लिए फिट कर चुका था। बाबा, अब आप 2 मिनट शांतिपूर्वक रिलैक्स कीजिए, कुछ भी मत बोलिए। बेटे के कहने पर पिताजी चुप हो गए, क्योंकि पिताजी को कुछ भी नहीं बोलने के लिए कहा गया था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे की खामोशी में पिताजी का ब्लड प्रेशर जांचने के लिए उनकी उत्तेजना के शांत हो जाने की प्रतीक्षा हो रही थी। विदेश नीति की कोई खास समझ उसे खुद नहीं है, दीप्ति सोच रही थी। दीप्ति सोच रही थी, पर यह तो उसने अपनी आंखों से देखा था कि जब अपने लोग अपनी जमीन पर मारे गए तो वह मौत हुई, और जब बाकी
सारी दुनिया में लोग मरते हैं तो वह बस खबर होती है। पर ये सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। दीप्ति इन बातों के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकती। हाँ, अमेरिकी बुद्धिहीनता के प्रमाण स्वरूप जो तथ्य उसने पेश किए थे वह उसने खोज कर निकाले थे। तथ्य इसके विपरीत भी थे, एकमात्र यही सच नहीं था। सच और भी बहुत कुछ था, पर दीप्ति जानती थी कि उस बाकी सारे सच को कोई सुनना नहीं चाहता था। कैसेंड्रा को मिले शाप को खुद भुगतने से वह बचना चाहती थी। पर यह सब कुछ जानते हुए क्या वह सचमुच बच सकती थी? यह जानते हुए कि जो वह कह रही है वह पूरा सच नहीं है, सच का अर्धांश भी नहीं, जो उसने देखा है उसका वह बहुत छोटा खंड है। शिष्टतावश वह कह रही है जो कमरे का माहौल उसे सुनना चाहता है, जिसकी सबको अपेक्षा है। दीप्ति क्या विनीता बनने का प्रयास कर रही थी? पर सिर्फ हामी भरने के लिए हामी भरना, वह भी झूठ के सहारे। इस एहसास से भरी हुई वह विनीता कैसे बन सकती थी? नहीं दीप्ति, न विनीता, न उज्ज्वला, न उर्वरा। खुद को अनुर्वर सोचते हुए वह मुस्कुराने को थी कि कलाई पर मशीन के कसने की थरथराती हुई आवाज आई। देवातोष पिताजी की बाईं कलाई पर मशीन बांध चुका था। उनके बाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में थामे वह मशीन में विद्युत गति से बदलते अंकों पर झुका था। आखिरकार अंक स्थिर हुए। मशीन ने अपनी रीडिंग पूरी की। देवातोष ने पहले पिताजी की कलाई को मशीन से मुक्त किया था और रक्तचाप वह बताने जा रहा था कि पिताजी ने उसे रुकने का इशारा किया और खास दीप्ति की ओर मुखातिब होकर बोले, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार। रक्तचाप काफी बढ़ा हुआ था और वह केवल शिराओं में तत्काल संचारित हुए आक्रामक देश प्रेम के कारण तो नहीं ही रहा होगा। पर पिताजी ने बढ़े हुए रक्तचाप की वह अवहेलना की कि वह तो मात्र रक्तचाप था। यदि रक्त प्रवाह भी होता तो देश के गौरव पर न्योछावर कर देते। और उसके बाद से कभी भी दीप्ति को देखकर वह कहने लगते थे, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। दीप्ति समझ नहीं पा रही थी कि वह उन्हें पश्चिम की उक्ति की याद दिला रही थी या गीता, और किसी की भी तो कैसे। आईने के सामने बैठी दीप्ति ने दोबारा आईने में झांक कर देखा और कुछ भी तय नहीं कर पाई। दीप्ति, तुम वहां क्या करती हो? देवातोष जब ऑफिस चला जाता है तब अकेले? अकेले? देवातोष के जाने के बाद अकेले? क्या वह देवातोष के साथ भी अकेले नहीं है? क्या देवातोष के साथ रहना भी अकेले रहना नहीं है? दीप्ति को लगा था जैसे इन 3 सालों में जो कुछ भी उन्हें कहना था वे कह चुके और अब एक दूसरे से कहने को उनके पास कुछ भी नहीं। अधिकांश शामें देवातोष टेलीविजन पर आइस हॉकी के बेहद उबाऊ मैच देखते हुए गुजार देता है। बीच बीच में क्रिकेट को याद करता है और किसी भी अमेरिकी चैनल द्वारा क्रिकेट न दिखाए जाने पर लानत करता है। दीप्ति समझ नहीं पाती है कि जमी हुई बर्फ पर या कटी हुई घास पर हॉकी या रैकेट या क्रिकेट का एक बैट थामे एक गेंद के पीछे दौड़ते भागते गिरते पड़ते लोगों के झुंड को देखने का ऐसा क्या लुत्फ है। क्या संगीत ज्यादा खूबसूरत नहीं, इसलिए दिन ही नहीं उसकी शामें भी अलग अलग खंडों में विभक्त। दोनों ने अपने अपने अलग अलग साधन ढूंढ लिए। शुरू में ऐसा नहीं था, पर अब दीप्ति को लगता है एक तार था जो टूट गया है। पर जब यह अलग अलगपन एकदम असह्य हो जाता है तो किसी और दंपति को निमंत्रित कर लिया जाता है।
या उनके घर चले जाया जाता है। जिस तरह दूसरे दंपति आमंत्रण निमंत्रण को तत्पर रहते हैं, उससे लगता है वे भी एक दूसरे के साथ अकेले ही रहते हैं। पर ज्यादातर दंपतियों के बीच उनके अपने बच्चे हैं जो सेतु का कार्य करते हैं। अब आप लोग हमें कोई खुशखबरी सुनाइए। आने वाला हर जोड़ा अकेले दुकेले संबंधी दीप्ति से कह चुके, भाई बच्चे से घर में रौनक रहती, पर यूं सेतु निर्माण के लिए बच्चे को जन्म देना, बच्चे के साथ अन्याय न हो जाए, दीप्ति को भय लगता है। तुम आओ ताकि दो व्यक्ति जो एक दूसरे से थक गए हैं फिर से अपने बीच कुछ नया खोज सके। नहीं, वह अपने बच्चे को निमित्त मात्र नहीं बना सकती, वह इस प्रयोजन जन्म नहीं देगी। नवीनीता, न उज्ज्वला, न उर्वरा, फिर भी अगली बार आना तो 3 होकर ही आना। यह बड़ी काकी माँ, छोटी काकी माँ, मासी माँ, मामी माँ, माँ क्या सारा आस पड़ोस गली मोहल्ला उसे कहता जान पड़ रहा है। इच्छा हुई थी कि कहें जब देश की आबादी ऐसे विस्फोटक है ही, तो एक उसके जन्म नहीं देने से कोई अंतर आता है क्या। पर यूं सोचते रहने का त्रास यह है कि बहुत कुछ अपने तक ही रखना होता है। सोचा हुआ सब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कोई एक भी नहीं होता जिसे सब कुछ सोचा हुआ कहा जा सके। क्या देवातोष से भी 3 होने के लिए कहा गया होगा। क्या उसने कुछ कहा भी होगा, क्या सोचा होगा देवातोष ने। पर दीप्ति आई है कि वह कुछ दिन देवातोष से अलग रहकर सोचे। पर क्या सोचेगी दीप्ति। रिंकी ने अपना निर्णय सुना दिया है कि वह अपने घर जा रही है। अभी वह यहाँ है, उसका एक घर है जहां वह जा रही है, कहकर चली जा सकती है। पर जब वह अपने घर चली जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी। वह न जाए इसके लिए दीप्ति उसे जब से आई है समझा रही है। देखो नानी माँ तुम्हें कितना प्यार करती हैं, कौन करेगा तुम्हें इतना प्यार। जिस तरह रिंकी अपनी 15 वर्षीय आंखों से उसे देखती है और जिस तरह दीप्ति अपनी उम्र भूल गई आंखों से उसे देखती है, उससे दीप्ति को स्पष्ट है कि दोनों जानते हैं कि प्यार व्यार सब कहने की बातें। फिर भी दीप्ति समझती है कि रिंकी यहाँ अपेक्षाकृत आराम से, जैसा कि माँ आजकल बेहद नाराजगी से कहती हैं, अपने घर में कभी खाई थी केक पेस्ट्री जो यहाँ प्लेट में धरा के चम्मच देके खाती है। और कौन घर में मिलेगा इसको केक पेस्ट्री खाने के लिए। नहीं रहेगी तो मत रहे, जाए अपना घर में, तीनों टाइम खाली साग देके रोटी खाएगी, यही इन लोगों के लिए अच्छा है बोलो। पर दीप्ति चाहती है कि किसी तरह उसे रोक ले, हर दिन उसके रुक जाने के लिए उससे कहती है। न रुकने का, चले जाने का कोई स्पष्ट कारण भी हो सकता है और नहीं। माँ का अनुमान है कि इस बार जब अपने गांव गई थी तो लोगों ने इसको खूब पट्टी पढ़ाई। तुम दूसरों के घर में रहती हो, दूसरों का जूठा धोती हो, तुम्हारे घर में इतने लोग कैसे खाते हैं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा क्या। बस इसका भी माथा हो गया खराब। असल में ये यहाँ से अच्छा कपड़ा पहन ओढ़ के जाती है तो गांव के लोग भी जलते हैं। देखो इसी बार दुर्गा पूजा में नया पायल मिला, अब तो इतना कुछ मिल गया ना, अब सब ले दे के जाएगी और क्या। तुम जूठा धोती हो, यह सुनना बहुत सम्मानजनक तो नहीं लगेगा किसी को भी, और रिंकी को भी नहीं लगा होगा। पर घर लौटने में ही वह किस सम्मानजनक स्थिति में लौट रही है क्या जानती। महीने भर में ही माँ किसी दूसरे घर में जूठन धोने के काम पर लगा दी।
तब रिंकी जूठन धोने के एवज में 200 की रूखी तनख्वाह पाएगी बस। और अंततोगत्वा जूठन धोना को चोरी करना तो नहीं, ईमानदारी से कोई भी काम करके अपने आराम का प्रबंध करना सम्मानजनक बुद्धिमानी है। इतने खुले ढंग से तो नहीं, पर प्यार मोहब्बत का लिहाफ चढ़ाकर दीप्ति रिंकी को यही सब कुछ कहकर रोकने की चेष्टा में है। पर जब घर की कोई काकी माँ, मासी माँ रिंकी को ताना देने के अंदाज में सुनाती है कि जाओ अपने घर आधा पेट रोटी साग खाने, तो दीप्ति को लगता है उसकी सारी कोशिश पर पानी फिर गया। लेकिन रिंकी के घर की परिस्थिति सुना सुना कर उसका निरंतर तिरस्कार करने की हद कर दी। घर में जुटे काकी माँ, मासी माँ और अन्य माओं के हुजूम ने नहीं, बल्कि सामने वाले घर से आई मंचू मामी ने। एक ही सप्ताह तो अभी गुजरा है, उसी बीच के किसी शाम की घटना है। मंचू मामी के सत्कार में ही चाय बन रही थी। चाय की कप प्लेट ट्रे में सजाकर रिंकी जब आई तो उसने अभिवादन में किसी से कहा, पी लीजिए रिंकी के हाथ की चाय जब तक है। फिर तो रिंकी चली। क्या रे रिंकी चली? कहाँ चली रे रिंकी? मंचू मामी अपने पूरे वजन के साथ रिंकी पर छल गई। रिंकी को अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, रिंकी अब अपने घर जाएगी, माँ ने लक्षणा में कहा। घर जाएगी? कैसी बेवकूफ लड़की है। अरे घर में क्या है जो घर जाएगी? वही माँ फिर जब झाड़ू से मारेगी तब पता चलेगा। झाड़ू खाने घर जाएगी? मंचू मामी ने ऐसे कर्कश स्वर और कटु वचन का प्रयोग किया कि मीठी चाय भी कड़वी हो गई। दीप्ति ने कोने में खड़ी रिंकी के चेहरे की ओर देखा और उसे लग गया कि अब रिंकी किसी भी प्रकार रुकने वाली नहीं। और दीप्ति उसे क्या दोष दे। यूं सजे सजे सवरे कमरे में कुर्सी पर बैठे कप प्लेट थामे लोगों के बीच अपनी माँ द्वारा झाड़ू से मारे जाने के प्रसंग की आवृत्ति सुनना कहीं अधिक कष्टदायक है अपनी फूस की झोपड़ी में अपनी माँ द्वारा सचमुच झाड़ू से मारे जाने से, जहां झाड़ू से मरना मारना सारी बस्ती का चलन है। नहीं, अब रिंकी नहीं रुकेगी। झाड़ू की डंडे की मार सहे, पर यहां से उसे चले जाना है। यहां नहीं रुकना है, कहीं और बेहतर जाने के लिए नहीं, सिर्फ यहां से चले जाने के लिए। कभी कभी हम सिर्फ चले जाने के लिए चले जाते हैं, चलते जाते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। देखो ना, तोरा के हाथ में भी विदेश जाने का योग है। छोटी मामी माँ ने कहा था। माने एकटा लोक देखे बोले छे जे खूबी प्रबल जोग आछे, आगे भगवानेर इच्छे। और तोरा की छोटी छोटी गोरी गुदगुदी हथेलियां उन्होंने देवातोष के आगे फैला दी थी। किए तोरा अमेरिकाते जाबी? है जाबो। और कमरा आकंठ हंसी में डूब गया था। 10 वर्षीय तोरा के बड़े होकर विदेश जाने की संभावना और उसके बाद तोरा के मुख से सुनी जाने वाली अनेक नूतन कथाएं मासी माँ के चेहरे पर बिछ गई थी। ओइखानकार लोग की भात रोटी खाए की खूबी कौन। कभी अगर किसी इंडियन या पाकिस्तानी या चाइनीज मतलब किसी एशियन रेस्तोरां में खाया तभी। रोटी तो बनाने का सवाल ही नहीं है, चावल भी खुद से बनाकर बहुत कम। असल में वहां घर में खुद से खाना बनाने का रिवाज ही बहुत कम। ऐ माँ, फिर क्या हमेशा बाहर ही खाते हैं? नहीं, वहां तो लोग ज्यादातर ब्रेड ही खाते हैं। एक से एक बढ़िया ब्रेड दुकानों में मिलती है। पाव रोटी, हाँ, लेकिन यहाँ जैसी पाव रोटी नहीं। खैर अब तो यहाँ भी सिर्फ गेहूं का ब्रेड मिलने लगा है, लेकिन वहां तो माने अनंत किस्म की ब्रेड, होल व्हीट,
हाफ व्हीट, पोटैटो ब्रेड, राई ब्रेड, माने हम लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं। जिसको जो ब्रेड पसंद है वही खाता है। ज्यादातर सैंडविच का ही चलन है, बीच में कुछ भी डालिए। यूं तो देवातोष सच का वह पहलू कहने में माहिर है जो सुनने वालों की मंशा है, पर यदि अमेरिकी ब्रेड खाते हैं तो वह उन्हें लूची खाने वालों में कैसे तब्दील कर दे। और दूसरी बात यह कि ब्रेड खुद देवातोष को बहुत पसंद है, इसलिए ब्रेड के जितने भी प्रकार उसे याद आए उसने उनका अतिशय रस लेकर वर्णन किया। लेकिन ब्रेड की विभिन्नता का, ब्रेड पर भोजन की निर्भरता का और ब्रेड निर्मित भोजन का ऐसा भाव विफल वर्णन किसी को पसंद नहीं आया। कुछ लोग अन्य मनस्क हो गए, कुछ ने नाक सिकोड़कर मुंह बिचकाया, लेकिन मां के चेहरे पर वितृष्णा स्पष्ट हो गई। उन्होंने भवें जुटाकर कहा, इस रोज रोज के बासी ब्रेड से तो हमारी गरम गरम दाल भात रोटी तरकारी अच्छी। हाँ, पर बनाना कितनी मेहनत का काम है। एक शाम का खाना खाया नहीं गया कि दूसरे शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई। आदमी खाली खाना ही बनाता रहे। देवातोष को ऐसा कहता सुनकर दीप्ति अचंभित हुई थी। इसलिए नहीं कि देवातोष ऐसा सोचता है, इसलिए कि अपनी सोच को उसने हूबहू सस्वर सुना दिया। लेकिन बेटे की फिरंगियों जैसी उच्छृंखल सोच को मां ने कोई प्रश्रय नहीं दिया। हर समय ब्रेड खाना कोई खाना हुआ? ताजा खाना बनाना चाहिए और ताजा ही खाना चाहिए। हम लोगों को ब्रेड की महिमा मत बताओ। हमारा खाना उनसे लाख दर्जे अच्छा है, स्वाद में भी, स्वास्थ्य में भी। खाना क्या, हमारा सब कुछ उनसे अच्छा है। जब मां ने बड़ी बेबाकी से मेरा भारत महान का दो टूक फैसला कर दिया तो बड़ी देर से चुप बैठी बड़ी काकी मां भी उसमें सदा में शामिल हो गई। वहां पर लोग बूढ़े होते हैं तो बेटा बेटी कोई उनको अपने साथ नहीं रखते, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। सो देखा है कि नहीं देवातोष? देवातोष ने काकी मां की बात का कोई विश्लेषण करना उचित नहीं समझा होगा। वह बस मुस्कुराकर रह गया था। बात अब जिस पगडंडी की ओर बढ़ रही थी वह सीधी पहाड़ के नीचे की सकरी तलहटी में जाकर खत्म हो गई। यह निर्धारित करने के लिए दीप्ति को अपनी दूरदर्शिता का आह्वान नहीं करना पड़ा था। पगडंडी क्षण भर भी बर्बाद किए बिना स्वतः चलायमान। वहां पर लोग कितनी शादियां करते हैं। एक एक आदमी 5 बार शादी करता है। एक चर्च में शादी की, दूसरे में डाइवोर्स कर लिया। यह किसी कम उम्र कजन का फिक्रा था जिसमें शादी टूटने की भर्त्सना कम, 5 बार शादी करने की लालच ज्यादा। बस बात का सूत्र मिलने की देर थी, डाइवोर्स की भर्त्सना में जितनी महिलाएं उपस्थित थीं जुट गईं। इस बीच दीप्ति को छोड़कर किसी को चित्रा पीशी की याद नहीं आई। बेचारी का हस्बैंड बहुत मारता है, ऐसे ही कहानी सुनाई गई थी दीप्ति को। बेचारी विशेषण एक बार चित्रा पीशी के साथ जुड़ा तो आजन्म साथ निभा रहा। अब वह जहां कहीं भी आती जाती उठती बैठती है, बेचारी का डाइवोर्स हो गया है कि लोगों की दया दृष्टि उन्हें घेरे रहती। डाइवोर्स चर्च में नहीं होता। किसी भी चीज का टूटना, वह भी किसी रिश्ते का, किसी भी सभ्यता के लोगों के लिए सुखद नहीं होता। देवातोष का चेहरा देखकर लगा था इतना वह कहना चाहता था पर उसे मौका ही नहीं मिला।
इस चर्चा के शुरू होने पर देवातोष ने एक बार साभिप्राय दीप्ति की ओर देखा था, मैत्रीपूर्ण नजरों से, जो कि हर बार के देखने में नहीं होता। फिर कमरे में चर्चा ही हावी हो गई। जिस अटूट विश्वास के साथ उपस्थित महिला दल पश्चिमी संस्कृति की अमानवीयता की घोर निंदा कर रहा था, उसमें कैसा भी हस्तक्षेप करना उनके विश्वास की अवमानना करना होता। देवातोष ने तुरंत ही खुद को संभाल लिया था। 7 जन्मों के इस रिश्ते को एक जन्म भी पूरा न निभाने की उनकी कुप्रथा पर जितना कुछ कहा जा सकता था, जब कहा जा चुका तो दूसरी कुरीतियों की निंदा का क्रम चला। शादी के पश्चात वाली बात तो शादी के पश्चात, शादी के पूर्व वाली बात तो और भी असह्य थी। स्कूल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे अपनी पसंद के लड़के लड़कियों के साथ डेटिंग करते हैं, देर रात तक घूमते फिरते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, और माँ बाप कुछ नहीं कहते। छोटी काकी माँ ने बड़ी घिनौनी कोई बात कहने के अंदाज में कहा, और दीप्ति को लगा कि वह साड़ी से अपना नाक मुंह भी ढकने जा रही थी, जैसे बदबूदार नाली की बगल से चलते हुए लोग ढक लेते हैं। हमारे खानदान में ऐसा हो तो माँ बाप लड़की को जिंदा गाड़ दें। बड़ी काकी माँ के चेहरे पर क्रोध का लाल रंग फैल गया था, जो उनके चेहरे को आभासित ही कर रहा था। दीप्ति ने उन्हें पहली बार इतना सतर्क और सबल देखा था। वह पहली बार अच्छी लग रही थी। मेरी एक ही बेटी है, मेरी वह बेटी मर गई। अपनी छोटी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आए शेफाली के पिता ने कहा था। पड़ोस में रहने वाली शेफाली, जिसने पड़ोस के ही एक लड़के के साथ भागकर कोर्ट में शादी कर ली थी, अक्षम्य अपराध था शेफाली पर। घर वालों के लिए वह मर चुकी थी, और हर कोई तो द्विज होता नहीं। बेचारी शेफाली, उन्माद में उसने सोचा नहीं कि फिर कभी भी जाने के लिए उसके पास जगह नहीं बचेगी मायके में। अच्छा देवातोष, वहां के बच्चे शादी करने में भी अपने माँ बाप से नहीं पूछते होंगे, जिससे मन हुआ कर लिया। माँ बाप खुश हों या दुखी, कोई ना कोई लगातार कुछ बोल रहा था। मेरे ऑफिस में जिम बोल के एक आदमी काम करते हैं, काफी सीनियर हैं। वो हम लोगों के मैरिज सिस्टम के बारे में सुनकर बोल रहे थे कि इच्छा तो उनकी भी खूब होगी कि अपने बेटे बहू की खुद पसंद करके शादी करें, लेकिन बेटा बहू कभी राजी नहीं। देखो, माने वो लोग भी मानते हैं कि हमारा ही सिस्टम अच्छा है, अंदर से इच्छा तो होगी ही, पर अब बच्चे नहीं सुनेंगे तो मजबूर है। छोटी काकी माँ अत्यंत खुश हो गई। सब लोग आश्वस्त हो गए। हमारे मैरिज सिस्टम के किस्से सुनकर बाकियों ने फटी फटी आंखों से देखते हुए जो कहा था, वह देवातोष बड़ी होशियारी से दबा गया। हमारी किसी भी प्रथा पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, नकारात्मक किसी भी प्रथा का तिरस्कार नहीं किया, कम से कम सामने तो नहीं किया था। अब 1 सप्ताह से यह तिरस्कार सुनते सुनते दीप्ति को लगा कि अवश्य पीठ पीछे उन्होंने भी तिरस्कार ही किया होगा। हाथ से खाते हैं savages. Just imagine, every time you want to eat bread, you have to start with the flour. My God, how can you arrange for 2 people to marry each other? कोई भी सभ्यता कितनी भी प्राचीन हो, विकसित हो, सभ्य हो, भिन्न हो, जो भी हो, क्या अनिवार्य है कि दूसरी की ऐसी अवहेलना करे, सशंकित दृष्टि से देखे, बल्कि हेय दृष्टि से आके। दीप्ति को उस क्षण
स्पष्ट लगा था कि ऐसे अविश्वास से घिरकर उसका उद्धार नहीं हो सकेगा। वह तो पहले से ही कहीं आस्था ढूंढती फिर रही है। सफरिंग फ्रॉम अनदर फेथलेसनेस दीप्ति, यह कैसी विदेशी बीमारी वह अपने साथ लेती आई। बीमारियों का भी तो आयात निर्यात होता ही है, पर आस्थाहीनता कोई विदेशी रोग है क्या? संतोष से लबालब भरे कमरे में दीप्ति को घुटन महसूस होने लगी। वह बाहर खुले में आना चाहती थी। दीप्ति शाम का बहाना करके बाहर एक कुर्सी डालकर बैठ गई। गेट की निचली सलाखों से आने जाने वालों के पैर देखने लगी। थोड़ी देर में मैली चीकट धोती पहने बिना चप्पलों वाला एक जोड़ा थका हुआ पांव दिखा। पांव थोड़ी देर गेट पर ठहरा, फिर धीरे धीरे गेट खोलकर अंदर घुस गया। प्रणाम सरकार। सरकार अपने हैं। जिस सरकार को उसने प्रणाम किया था वह दीप्ति थी, और जिस सरकार के होने की बात पूछी गई थी वह पिताजी थे। ये कैसी सरकारें हैं? कैसी सत्ता है? दीप्ति यह सोचती हुई पिताजी को बुलाने गई और फिर उन्हीं के साथ बाहर भी निकल गई। प्रणाम सरकार। सरकार को छोटा मोटा काम होता है। अरे अब क्या काम करेगा? अब क्या काम होगा रे? अभी तो सारा ग्रिल पेंट किया है। पिताजी हंसने लगे। हंसते हुए ही दीप्ति की ओर उन्मुख होकर बताने लगे, ये उगन है, इधर के ही किसी गांव में रहता है। इसने ही ये सब ग्रिल अभी पेंट किया है। तो अब तो यहाँ काम खत्म हो गया ना। फिर भी इधर उधर काम ढूंढने चाहे इस उम्मीद में कि फिर यही कुछ काम निकल आए। रोज रोज ट्रेन पकड़कर चला आता है, बल्कि ट्रेन का भाड़ा बचाने के लिए पैदल ही चला आता है। क्या रे उगन, आज पैदल आए हो कि ट्रेन से? सरकार बड़ी ठंड है, आज चप्पल मना है। तब ठीक है, तब जल्दी लौटो। सरकार अब क्या है? सरकार हमरा 2 रुपया जरूरी रहे सरकार। किस लिए? ट्रेन ला सरकार। आप बताइए। अच्छा ठहरो, कहकर पिताजी अंदर चले गए। 2 रुपए की उगन की मांग उसके चेहरे पर, उसकी मैली धोती पर, उसके नंगे पैरों के चारों ओर खिले हुए गुलाबों के आसपास दीप्ति की कुर्सी बल्कि ऊपर आसमान तक फैलने लगी। दीप्ति को लगा कि जिस अंदर से भागकर वह बाहर आई है, अब बाहर से भागकर फिर किसी अंदर में छिप जाए। पिताजी निकले और अठन्नी चवन्नी गिन गिन कर ठीक 2 रुपया उन्होंने उगन को थमा दिया। एक अठन्नी भी ज्यादा नहीं। उगन ने खनकते हुए सिक्कों को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने मस्तक से ऐसे झुलाया जैसे पूजा का प्रसाद हो, और आजन्म कृतार्थ स्वर में बोला, जी प्रणाम सरकार। ठीक है, जाओ आप। और उगन अपने नंगे पैरों से छोटे छोटे कदम भरता हुआ गेट से बाहर चला गया। दीप्ति ने गेट की निचली सलाखों से देखा। बड़ी देर तक छिटका हुआ वह गेट को बार बार सटाता रहा, और जब आश्वस्त हो गया कि गेट सटाने में उसने कोई भूल नहीं की है तो धीरे धीरे चला गया। दीप्ति को लगा कि जिस आस्थाहीनता पैरानोइया को वह गत सप्ताह बल्कि अनंत काल से देख रही है, जिससे मुक्त होने के लिए छटपटा वह उबल कर सतह तक उफान आ गई। कहीं भी दूर तक कुछ भी नहीं है जिसमें आस्था की जा सके। और दीप्ति को खूब कसकर रो लेने की आवश्यकता महसूस हुई। बड़े संयत ढंग से वहां अंदर वापस आई।
अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद कर लिया और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर फूट फूट कर रोने लगी। जब रुलाई कुछ थमती थी तो वह निरीह उगन का चेहरा याद याद करती थी और फिर रोना अपने आप ही फूट पड़ता था। यूं गए हुए उगन को याद करके सारी दुनिया की बातों के लिए दीप्ति काफी देर तक रोती रही, कमरे में बंद रही। जब उबाल कुछ ठंडा हुआ था तब काफी देर तक अपने कमरे में बंद रहने का एहसास हुआ था। कौन जानता है वह क्या कर रही, और रोने के लिए सारे चिन्ह मिटाकर वह कमरे के बाहर बाकी के घर में सम्मिलित होने के लिए पुनः उपस्थित भी हुई थी। बाकी का सारा घर यथावत था, संतोष से लबालब भरा हुआ। वह परम संतुष्ट घर की बहू थी और काफी देर से अनुपस्थित। उसकी अनुपस्थिति से नाराजगी की संभावना थी, लेकिन खैर उस समय तक सब लोगों में दोपहर वाला संतोष व्याप्त था। उसकी हाजिरी नहीं ली गई थी, वह कल ही की तो बात है, गुजरे हुए कल के दोपहर की, कल की दोपहर की, शाम की और धीरे धीरे गहराती रात की। और दीप्ति को लगा कि जैसे कल का दिन बीत गया, जैसे पूरा पिछला सप्ताह बीत गया, वैसे ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी। कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में वह देवातोष के लौट जाने के बाद गहराई से सोचे। आखिर वह सोचेगी भी तो क्या। इतनी देर पहले आईने के सामने बैठी थी कि सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए अच्छी तरह तैयार हो। यूं ही सारा समय बिता दिया, अब यूं ही तैयार भी हो जाएगी। दीप्ति ने वही नीली साड़ी पहनी जो जाने से पहले हुई कथा के दिन पहनी थी। जब वह नीचे उतर रही थी तो पीपल की थाली धोकर लाती हुई रिंकी ने उसके आंचल का पिछला सिरा उसके हाथ में देकर कहा था, भाभी कितना लंबा आंचल जमीन में लोट रहा है। और दीप्ति ने आंचल हाथ में पकड़ लिया था। फिर रिंकी थाली सजाने रसोई घर में चली गई थी और दीप्ति ने वापस आंचल को अपनी पूरी लंबाई में फैल जाने दिया था। अपने हाथ उसने आजाद कर लिए थे और कंधे से लटका आंचल का रेशम किसी रेशमी झरने की तरह ऊपर नीचे इर्द गिर्द उसके पैरों में लिपट गया था। धन्यवाद।